Hi everyone, good morning all of you. Welcome to the News Sasta YouTube channel. All the video of the News Sasta have been made according to the demand of the students under the guidance of experienced teachers while watching the upcoming competition examinations. All the questions are very important and all the audience is going to benefit greatly. So guys, इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस वीडियो पे दिया गया है आप लोगों के लिए। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे खतरनाक वेरिएंट कोविड-19 ओमिक्रॉन B.1.1.5.29 सबसे पहले किस देश के वैज्ञानिकों ने खोज की जिसे फिर से दुनिया तबाह के मुहाने पर खड़ा है? द मोस्ट डेंजरियस वेरिएंट कोविड-19 ओमिक्रॉन B.1.1.5.29 कोरोना वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री विच इज अगेन स्टैंडिंग ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड? दक्षिण अफ्रीका, भारत, अमेरिका, रूस। दक्षिण अफ्रीका ने सबसे पहले खोज की। जानलेवा कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। केंद्र सरकार ने विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नए नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे देश जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा ज़्यादा है उन देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने तक यात्री को एयरपोर्ट में ही इंतजार करना पड़ेगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है यात्री को 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। 8वें दिन यात्री को फिर से कोरोना की जांच करानी होगी। देखिए, ये वेरिएंट पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर दिया है। इस वेरिएंट के बारे सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका, जो मैंने अभी आंसर बताया, हेल्थ मिनिस्टर ने बताया था, सूचना दिए थे। जो फाइला जिसका नाम है, 25 नवंबर को ही उन्होंने बता दिए थे, घोषणा कर दिए थे उन्होंने। लेकिन इसके बाद वहां पर पेशेंट की संख्या अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण उन लोगों में होश उड़ गए। यानी ये तो बहुत खतरनाक वेरिएंट है। WHO के अनुसार ज़्यादा डेंजर होने के चलते इसका नाम ओमिक्रॉन रख दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि मैंने सचेत किया था पहले ही, परंतु अब हम सबको ही सजा मिल रही है। साउथ अफ्रीका ने ये बातें बार बार कर रही थी। हमने इस ओमिक्रॉन को छुपाया नहीं, पहले ही सचेत किया था। वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये बातें कही थी। एडवांस्ड जीनियस सीक्वेंस लेबोरेटरी के द्वारा ओमिक्रॉन की खोज की गई है। अब 20 से भी ज़्यादा देशों ने यात्रा ट्रैवल बैन कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका की कोई भी व्यक्ति उन देशों में नहीं जा सकता है, जैसे यूरोप, एशिया या और भी बहुत सारे कंट्री हैं। हालांकि इंडिया में अभी तक नहीं है और इंडिया बैन नहीं किया है क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है दक्षिण अफ्रीका के लिए। लेकिन दक्षिण अफ्रीका से दूसरे देश होते हुए जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनकी भी सख्ती से जांच पड़ताल की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामाफोसा है। अब हमें यह पता करना चाहिए, अब हमें यह देखना चाहिए कि ओमिक्रॉन का लक्षण क्या है, पहले जैसा सामान्य है या नहीं है। बट ये पहले जैसा ही होता है। इनके पहले डेल्टा वेरिएंट जो था उसमें टेस्ट, स्वाद और स्मेलिंग, गंध की क्षमता खत्म हो जाती थी, परंतु ओमिक्रॉन में ऐसी बात नहीं है, खत्म नहीं हो रही है, वो इफेक्ट कर रहा है। हालांकि WHO का कहना है कि अभी कुछ हफ्ते लग सकते हैं पता करने में वैक्सीन इस पर कारगर या असरकारक है या नहीं है। हालांकि ये माना जा रहा है कि वैक्सीन इस पर असरकारक होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया का पहला ऐसी कौन सी देश है जो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आने पर सभी विदेशियों के आने पर रोक लगा दी, बॉर्डर सील कर दिया है? विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट बैंड द अराइवल ऑफ ऑल फॉरेनर्स व्हेन द न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना B.1.5.29 कम टू ओमिक्रॉन इज द बॉर्डर सील्ड? चीन, रूस, इजराइल, भारत। तो इसका आंसर होगा इजराइल। नफताली बेनेट PM है और EPM ने ये फैसला लिया है। यानी बॉर्डर को सील कर दिया, बॉर्डर को सील करने का आदेश दिया था, फैसला लिया था। इजराइल ने कहा है कि अगले आदेश तक यानी 14 दिन की क्वारंटाइन होती है।
14 दिनों के अंदर ही अगर कुछ डिसीजन लिया जाता है तो 14 दिनों के बाद उसे लागू किया जाएगा, क्योंकि 14 दिनों में ये पता चल जाएगा कि कोविड-19 का ये वेरिएंट ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, वैसे लोगों पे किस तरह का अटैक कर रहा है, वैक्सीन पर कितना असर कर रहा है, ये कितना असर होता है। और साथ ही इजराइल ने अपने खुफिया एजेंसी को कहा है कि फोन सर्विलेंस पर जो भी व्यक्ति जो भी पॉजिटिव पाए जाते हैं, यानी कि जो छिपा रहे हैं कोरोना को, वहाँ पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाए। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ओमिक्रॉन यानी कोविड-19 का पेशेंट मिल रही है। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, मॉरिशस, हांगकांग, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, इन सभी देशों के अलावा भी और बहुत सारे देश हैं जहां पर पेशेंट मिल रहे हैं। भारत में हालांकि अभी तक ओमिक्रॉन के पेशेंट नहीं मिले हैं, अब तक नहीं है। अगले सूचना मिलने तक हो सकता है कि 1-2 दिन में आ जाए। NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, केंद्र सरकार की एक संस्था है, एक एजेंसी है, उसने कुछ पुराना सैंपल को टेस्ट किया था, बट उसे ओमिक्रॉन वाला कोरोना नहीं निकला, पॉजिटिव तो निकला बट डेल्टा वेरिएंट निकला। अफ्रीका से जो भी पेशेंट आ रहे हैं किसी भी दूसरे देशों की तरफ से तरीके से होते हुए, ऐसे तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, पर पुराना वाला डेल्टा वेरिएंट था। भारत ने एक कदम उठाया है कि दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग, उन सभी देशों से आने वाला सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से सभी की कठोर जांच की जा रही है और उन्हें क्वारंटाइन रहने का भी आदेश दिया गया है, कहा गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिए हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर के सख्ती से नियम कानून पालन की जाए, बनाई जाए, और आइसोलेशन की भी नीति और नियम बनाई जाए, लागू की जाए। और इंटरनेशनल फ्लाइट में जो भी लोग आने वाले हैं उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जाए। राज्यों को कहा गया है कि पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशनल होनी चाहिए, ताकि जो नया वायरस ओमिक्रॉन इनकी टेस्ट कर सके, यानी हमें टेस्ट करने की क्षमता हो। अब इन पूरे मामले में WHO का कहना है कि WHO के जो चीफ हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी ने, इंडिया की ही है ये, WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि वैक्सीन का असर जरूर होना चाहिए और ऐसी संभावना है होने की, लेकिन अभी तक साइंटिफिक डेटा आना बाकी है। इसमें 1-2 सप्ताह लग सकता है। और ये भी कहा है उन्होंने कि कोविड-19 के नए वेरिएंट के खिलाफ मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मास्क लगाना, जैसे ही घर से आप बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क जरूर लगाइए। WHO के चीफ का ये कहना है। जब तक कि वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तब तक मास्क सबसे बड़ा दवा है। WHO का चीफ का ये बातें कहना है। उन्होंने कही ये बातें कि मेरे प्यारे देशवासियों, ऑडियंस, जेब में मास्क न रखें, मास्क को मुंह पर लगाए रखें। ये WHO के चीफ का ये कहना था। अब भारत में लगभग कितना टीकाकरण हुआ है इसके बारे में थोड़ा जांच पड़ताल कर लें। लगभग 44% वयस्क को, यानी जो अडल्ट हैं, उनको पूरी तरह से टीका लग चुका है, यानी दोनों डोज लग चुके हैं। अगर बात की जाए कम से कम एक डोज लगने की, कितने लोगों को लगा है, तो 82% अडल्ट को कम से कम एक डोज लग चुकी है। वैक्सीन की जो असमानता है वितरण की, उनकी वजह से भी समस्या बढ़ी हुई है। दुनिया में क्या हुआ है कि वैक्सीन का वितरण बहुत ज़्यादा असमानताएं हो गई है, यानी जो अमीर देश है वो अपने लोगों को वैक्सीन और बूस्टर डोज भी दिए जा रहे हैं लगातार। इंडिया भी अपने देशों को वैक्सीनेटेड तो किया है, लेकिन लो इनकम लोगों को, जैसे कि अफ्रीका वाले
इससे भी अधिक 60 से अधिक देशों में अपनी आबादी का 25% से भी कम टीकाकरण हुई है, वैक्सीनेटेड किया गया है। वैसे में वहाँ पर वायरस को म्यूटेट होने की ज़्यादा संभावना होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्विटर के नए सीईओ जो भारतीय मूल के हैं का नाम क्या है? जैक डॉर्सी के इस्तीफे के बाद अपना पदभार संभाला है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर हु इज द इंडियन ओरिजिन हैज टेकन ओवर आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ जैक डॉर्सी? पराग अग्रवाल, नेहा अग्रवाल, सुंदर पिचाई, अंकुर गर्ग। तो इनमें फर्स्ट ऑप्शन पराग अग्रवाल, ट्विटर के नए सीईओ जो भारतीय मूल के हैं, बनाया गया उन्हें। पराग अग्रवाल 37 वर्ष के हैं, 37 वर्ष के हैं मात्र, जो आईआईटी मुंबई से पास आउट है। सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर वो काम कर चुके हैं, उनके जगह लिए हुए। आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की है। इंडिया में ही इनका जन्म हुआ था, उसके बाद वो अमेरिका चल गए थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने कंप्यूटर साइंस से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। जब वहाँ पढ़ रहे थे तब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, याहू, कई बड़े बड़े कंपनियों में इंटर्नशिप की थी। अक्टूबर 2011 में ट्विटर में जुड़ गए थे। उनके साथ काम किया पराग अग्रवाल ने। वैसे 2017 से काम अच्छी तरह उन्होंने शुरू किया था। इन्होंने इससे पहले सीटीओ के पद पर काम कर रहे थे। अब इन्हें सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया है। उन्होंने अपने ट्विटर को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया और बहुत ही सराहना की गई थी। इनका खास योगदान भी रहा है ट्विटर को आगे बढ़ाने के लिए, निष्पक्ष काम कराने के लिए। जैक डॉर्सी ने ट्विटर के जरिए बताया कि अब अगले सीईओ पराग अग्रवाल होंगे। जैक डॉर्सी खुद कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में पराग अग्रवाल ने काफ़ी बेहतर काम किया है। जैक डॉर्सी ने एक फ्रांस कंपनी के भी सीईओ हैं। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगे हुए थे कि एक ही आदमी 2 कंपनी के सीईओ कैसे हो सकते हैं। इसलिए जैक डॉर्सी ने खुद कहा कि मैं ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप लोगों को बता दूं मैं कि बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिनका सीईओ इंडिया के ही हैं, जैसे गूगल के सुंदर पिचाई हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेलिया है, आईबीएम के अरविंद कृष्णा है, एडोब के शांतनु नारायण है और ट्विटर के पराग अग्रवाल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS5 स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट 2021 के अनुसार जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात प्रति 1000 पुरुषों में बढ़कर कितनी हुई है? कुछ दिन पहले सर्वे के अनुसार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS5 according to the report of the Ministry of Health 2021, the proportion of females per 1000 males in the population has increased to how much according to the survey a few days ago? फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन देख के पता चला और आंसर हम लोग को दिख गया है 1020। ये हम लोगों का आंसर है 1020। मतलब 1000 पुरुषों में से 1020 महिलाएं। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि पुरुषों की आबादी महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा हुआ है। जेंडर रेशियो की जानकारी NFHS5 के अनुसार मिली है ये रिपोर्ट, जो 24 नवंबर को ही ये रिपोर्ट सौंपी गई थी, जारी किया गया था। नए सर्वेक्षण और पुराने सर्वेक्षण में एक नज़र हम लोग देख लें। NFHS5 जो पुरुष 1000 में से 1000 महिलाएं है, और ये 5 का रिपोर्ट 1020 है, ज़्यादा है। और 2015-16 के अनुसार NFHS4 में 1000 पुरुषों में 991 महिलाएं हैं और थर्ड में 1000 पुरुषों में 1000 महिलाएं थी। अब अगर गांव और टाउनशिप में देखा जाए, विलेज यानी गांव में महिलाएं और पुरुष का रेशियो क्या है, तो गांव में 1000 पुरुष में 1037 महिलाएं हैं और टाउन में, शहरों में 1000 पुरुषों में 985 महिलाएं हैं।
अब देखा जाए कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम है, वैसे कौन कौन से स्टेट है, कौन कौन सा राज्य है, तो ये है गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन सभी में इनकी संख्या है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर। तो इसका आंसर होना चाहिए 26 नवंबर, और 26 नवंबर ही आंसर होगा। इस दिन बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान निर्माता, उनके प्रयासों को याद किया जाता है, जो हम लोग उसके प्रयासों को याद करते हैं। 26 नवंबर को 26 नवंबर को संसद भवन में आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति मौजूद थे, प्रधानमंत्री भी मौजूद थे और बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर भी मौजूद थे। दरअसल 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की तरफ से अपनाया गया था, लेकिन इसे लागू 26 नवंबर 1950 को किया गया था। इसीलिए इसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर संविधान दिवस मनाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली महिला प्रधानमंत्री मैगडालेना एंडरसन ने पद संभालने के कुछ ही समय बाद इस्तीफा दे दिया। किस देश में यह घटना घटित हुई है? द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर मैगडालेना एंडरसन रिजाइन शॉर्टली आफ्टर टेकिंग ऑफिस। इन विच कंट्री दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड? स्वीडन में ऐसा घटना घटी है। ये ऑप्शन तो दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंग्लैंड, लेकिन ऐसा घटना स्वीडन में घटी है। स्वीडन की संसद में ऐसा पहली बार हुआ है। बाद में पता चला कि उनका जो बहुमत था मैगडालेना का, वो अल्पमत में थी। इस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा तुरंत। ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी 24 नवंबर को। 24 नवंबर 2021 को पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी स्वीडन की। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, नेता चुनी गई थी, लेकिन सदन में ही कुछ घंटे बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा। अब स्वीडन की कैपिटल कहाँ है? तो स्टॉकहोम है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।